हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग अपनी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स राइटिंग की। डेली हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ईएसआई का, एक क्वेश्चन इंग्लिश का, एक मैनेजमेंट का, एक फाइनेंस का। सिक्स्थ डे है, सिक्स्थ सेशन है। अब तक पिछले 5 सेशन में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, सस्टेनेबल फाइनेंस एंड ईएसजी इन्वेस्टिंग आर नो लॉन्गर ऑप्शनल बट एसेंशियल फॉर इंडियन बैंक्स। डू यू एग्री? गिव रीजंस। तो स्टेटमेंट आपको दिया है कि जो सस्टेनेबल फाइनेंस है और ईएसजी इन्वेस्टिंग है। ईएसजी इन्वेस्टिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के एक किसी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। ईएसजी इन्वेस्टिंग होता है हमारा जब कोई भी कंपनी एनवायरमेंटल में, सोशल में और गवर्नेंस में, ई फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर सोशल, जी फॉर गवर्नेंस, कोई भी कंपनी जब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में इन्वेस्ट करती है ना, तो उससे उसकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इथिकल प्रैक्टिसेस, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हमें पता चलता है। तो उन कंपनीज को फाइनेंस करना ना करना, तो सस्टेनेबल फाइनेंस और ईएसजी इन्वेस्टिंग ये आर नो लॉन्गर ऑप्शनल बट एसेंशियल। तो अब मर्जी की बात नहीं है, अब ये जरूरी हो रहा है हमारे लिए, हमारे इंडियन बैंक्स के लिए। क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो भी रीजंस चाहिए, नहीं करते हैं तो भी आपको रीजन देने हैं। अब इसको ऐसे समझिए, पहली चीज, जब ये स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लाइमेट रिस्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रीन फंड, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये सब हमने पढ़ा है। तो मतलब ये चीजें जरूरी तो हैं। अब बात है क्या ये ऑप्शनल है या एसेंशियल है? जिस तरह से हमारा क्लाइमेट हो रहा है, जिस तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शनल तो रह नहीं गया, एसेंशियल हो गया है। देख लीजिए इंडिया में कितनी ज्यादा गर्मी है अभी भी। दैट मीन्स ये चीज हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, अब एसेंशियल है। अब आपको इसके लिए रीजन देने हैं। तो सबसे पहले अपने स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टॉपिक क्या है? हम इसमें सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में बताएंगे और ईएसजी के बारे में बताएंगे, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस होता क्या है। इसको हम रिलेट करेंगे जो इंडिया का नेट जीरो टारगेट है 2070 का। 2070 का इंडिया का नेट जीरो टारगेट है, उसके साथ में हमारा ग्रोइंग ग्लोबल प्रेशर है। हम लोग क्लियरली स्टेट करेंगे हमारे एग्रीमेंट को विद द स्टेटमेंट। तो ये चीजें बताते हुए हम बताएंगे कि हाँ, इट इज एसेंशियल। अब ये ऑप्शनल नहीं है, अब ये एसेंशियल है, तो हम लोग अपना एग्रीमेंट दे रहे हैं। ठीक है। फिर हम सस्टेनेबल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस बताएंगे। ये बताएंगे कि ये एसेंशियल क्यों है, एसेंशियल किस लिए हुआ, है ना। ये एसेंशियल हमने बोल दिया है तो हमें एसेंशियल का रीजन भी तो देना पड़ेगा ना कि क्यों एसेंशियल है, वो हम लोग बताएंगे। फिर हम क्लाइमेट रिस्क की बात करेंगे, बैंकिंग एसेट्स को किस तरह के क्लाइमेट रिस्क हैं, रेगुलेटरी प्रेशर है आरबीआई से, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की डिमांड्स हैं। ये चीजें बताई जाएंगी। थर्ड, फिर हम बताएंगे कि इंडिया की क्या प्रोग्रेस है, जैसे आरबीआई का ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क, सेबी का बीआरएसआर रिपोर्टिंग, इंडिया में ग्रोथ ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, और मेजर बैंक्स ने जो इसे अडॉप्ट करा है। अब आप में से जो लोग बोलेंगे कि सेबी की सर्कुलर चाहिए, आरबीआई के सर्कुलर चाहिए, इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आरबीआई का ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क में यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, सेबी का बीआरएसआर रिपोर्टिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा आप लोगों को। अब इस सबसे बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट है, हाईलाइट करेंगे रिस्क मिटिगेशन को, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, बेटर रेपुटेशन को और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को। बैंक को बेनिफिट्स है तो बैंक को चैलेंजेस भी हैं कुछ कुछ। जैसे जो ग्रीन प्रोजेक्ट होती है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो हम फिफ्थ स्टेप में बताएंगे कि बैंक के क्या क्या चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्म टैक्सोनॉमी, पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस में ईएसआई में भी और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी हम लोगों ने इस चीज की बात करी है कि एक प्रॉपर ग्रीन टैक्सोनॉमी की कमी है हमारे पास। कोई प्रॉपर ग्रीन टैक्सोनॉमी नहीं है कि किन प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीन फाइनेंस या ग्रीन प्रोजेक्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। डेटा गैप्स हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी है, शॉर्ट टर्म में उतनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। फिर हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आ जाएगा। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन क्या है? कई बार हम लोग देख चुके हैं, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करानी है, ब्लेंडेड फाइनेंस होना चाहिए, स्ट्रिक्टर ईएसजी नॉर्म्स होने चाहिए, इंसेंटिव्स मिलेंगे, और सस्टेनेबल फाइनेंस एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। इस स्टेटमेंट के साथ में अपना आंसर हम लोग कंक्लूड करेंगे। यहां तक क्लियर? अब अपने आंसर की तरफ चलें। अब याद करिए जो हम लोगों ने सेशन 4 करा था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, उससे रिलेट करो। उसमें भी हमने इसी चीज के लिए बात करी थी। वहां पे हमारा था कि क्या हमारे इंडियन बैंक्स 2070 का टारगेट अचीव कर सकते हैं या अचीव करने में रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे हम 2070 का टारगेट अचीव कराने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम बताएंगे कि 2070 का टारगेट है। यहाँ पर क्या इंडियन बैंक्स के लिए ये ऑप्शनल है या एसेंशियल है, यहाँ पे क्वेश्चन वैसा सही है, काफी हद तक आंसर भी सिमिलर होगा। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज में चेंज करा है क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से लिखवाता हूँ।
कई बार मैं खुद ही लिखकर किसी को दे देता हूँ, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो। आप में से भी कुछ लोगों को दूंगा, तब आप लोगों के सिलेक्शन या डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके, आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस का क्या मतलब है? इट मींस हम लोग उन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। ईएसजी इन्वेस्टिंग से हमारा इवेल्युएट करते हैं प्रोजेक्ट्स को और कंपनीज को तीन पैरामीटर्स: एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। इंडिया ने अपना नेट जीरो कमिटमेंट किया हुआ है ईयर 2070 का, वो बात भी हमने यहाँ डाल दी। अब इसके बाद हमने डाला कि इस सब के अलावा देयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स। ठीक है, तो आई फुल्ली एग्री विद द स्टेटमेंट दैट sustainable finance and ESG investing are no longer optional but essential for Indian banks. They have become strategic necessities for long-term survival and growth. आप ऐसे भी बोल सकते हो that we fully agree, but I fully agree ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो ना, आपका अपना पीओवी जा रहा है, तो वी नहीं लिखोगे, आप आई ही लिखोगे। सस्टेनेबल फाइनेंस पे हमने बताया कि इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर सेवरल रीजन। जैसे जो क्लाइमेट चेंज है, ये सीरियस रिस्क पोज करता है बैंकिंग एसेट्स को। बहुत सारे लोन जो हमने कोल, ऑयल, हाई एमिशन इंडस्ट्रीज को दी हुई हैं, दे मे बिकम स्ट्रैंडेड एसेट्स एज द वर्ल्ड शिफ्ट्स टू ग्रीन एनर्जी। जैसे जैसे वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरह शिफ्ट होता जा रहा है, तो इस तरह के लोन हमारे जो हैं वो स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, या फिर मतलब उतने ज्यादा बेनिफिशियल ना रहे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो इंडस्ट्रीज ही उतने बेनिफिशियल या प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेंगी, तो हमारे पास ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आएंगे। आरबीआई अपनी तरफ से रेगुलेटरी प्रेशर डाल रहा है थ्रू वेरियस गाइडलाइंस टू मेक बैंक एसेस क्लाइमेट रिस्क। ग्लोबल इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसीज दे नाउ डिमांड स्ट्रॉन्ग ईएसजी परफॉर्मेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बैंक्स। Foreign funds, they are increasingly flowing only to the banks with good sustainability records. अगर इंडियन बैंक इसे इग्नोर करेंगे, तो दे विल लूज लो कॉस्ट इंटरनेशनल कैपिटल एंड दे फेस रेपुटेशनल डैमेज इन ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। India has made notable progress in this area. RBI launched the framework for green deposit in 2023, allowing banks to raise fund specifically for green projects. जैसे आप बैंक्स में जाओगे, एक नॉर्मल एफडी कराते हो, आप ग्रीन एफडी करा सकते हो। बहुत सारे बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। मेरी ग्रीन डिपॉजिट मैंने रिसेंटली ओपन करी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मेजर बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, they have started offering green loans and sustainability linked projects. अब ग्रीन लोन कैसा आएगा? या तो आप स्पेसिफिकली ग्रीन लोन्स के लिए फंड एलोकेट कर रहे हो, या फिर जो आपकी ग्रीन एफडीज हैं, जो बैंक ग्रीन एफडी ले रहा है, उसी पैसे को वो ग्रीन लोन में कन्वर्ट कर रहा है। SEBI has made business responsibility and sustainability reporting BRSR mandatory for top listed companies. इससे क्या होगा? इससे ESG परफॉर्मेंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो इंडिया का ग्रीन बॉन्ड मार्केट है, वो भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसने रिसेंटली 55 बिलियन यूएस डॉलर्स की कैपिटल ग्रो करी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो अपनी लैंडिंग को नेशनल गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। नेशनल गोल्स कैसे हैं? 2070 वाली तो एक हमने बात की, उसके अलावा 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर बेसिकली बोली जाए तो नॉन फॉसिल एनर्जी बनानी है 2030 तक। तो ये जो स्टेप्स हैं, बैंक्स आर स्लोली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फाइनेंस की वजह से बैंक्स के पास काफी बेनिफिट्स है। सबसे पहले तो बेटर रिस्क मिटिगेशन बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू क्लाइमेट वल्नरेबल सेक्टर्स। तो बैंकों का जो रिस्क हो सकता है, एक तरह से बैंकों का पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाएगा। बैंक यहाँ पे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ग्रीन हाइड्रोजन में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेंगे। ये जो है, ये फिर न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करेगा, नई नई कंपनीज आएंगी, लोन लेंगी, कंपनी और बढ़ेंगी, ज्यादा लोन लेंगी, बैंक की ज्यादा इनकम होगी। अच्छी ईएसजी परफॉर्मेंस होगी तो इट विल इंप्रूव रेपुटेशन एंड अट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। लॉन्ग रन में क्या होगा? हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होती। और बैंक जिनका ईएसजी स्कोर अच्छा होगा, दे विल गेट बेटर रेटिंग एंड लोअर कॉस्ट ऑफ फंड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट से कोई बैंक अगर फंड उठा रहा है, तो वो बैंक की रेटिंग के ऊपर जाता है। ठीक है, अब जब हमने इसके बेनिफिट्स बता दिए, तो इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं, हमें वो चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, दे हैव हाई अपफ्रंट कॉस्ट एंड लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड्स, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। प्रॉफिट तो हमें हर साल चाहिए ना, 5 साल बाद प्रॉफिट आएगा वो अलग चीज है, बट अभी इस साल का मैं क्या करूं? इस साल भी तो प्रॉफिट चाहिए, अपने प्रमोशन के लिए चाहिए, डिविडेंड के लिए चाहिए, बेटर सैलरी के लिए चाहिए, बैंक को प्रॉफिट में लेकर आना है, उसके लिए भी चाहिए।
There is still no uniform green taxonomy, creating confusion on what counts as sustainable. ये हम लोगों ने पीछे भी कुछ आंसर्स में डिस्कस करा है, आंसर नंबर 4 में भी डिस्कस करा था। फिर डेटा गैप्स है क्लाइमेट रिस्क में जो कि एक्यूरेट असेसमेंट को डिफिकल्ट बनाते हैं, और बहुत सारे बैंकर जो है ना वो ट्रेडिशनल लैंडिंग में ही काम करना पसंद करते हैं एंड दे लैक ग्रीन फाइनेंस, उनके पास स्किल्स ही नहीं है। शेयर होल्डर से इमीडिएट रिटर्न का प्रेशर होता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में एक तरह से बैंकर्स को डिस्करेज कर रहा है। स्मॉलर बैंक्स को और ज्यादा दिक्कत होती है कि वो अपने ईएसजी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर पाए। सो फॉर द वे फॉरवर्ड, बैंक जो है दे नीड सीरियस कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। बैंक्स में हमें रेगुलर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी स्टाफ की। ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स होने चाहिए कंबाइनिंग गवर्नमेंट गारंटीज, प्राइवेट एंड कैपिटल, इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स, वो भी हमारे रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आरबीआई और सेबी को स्ट्रिक्टर ईएसजी नॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, और उसमें हमें इंसेंटिव्स लेकर आने पड़ेंगे सो दैट ग्रीन एसेट्स के लिए लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़े, कुछ इस टाइप के इंसेंटिव्स लेकर आने पड़ेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इसमें होना जरूरी है, और नेशनल ग्रीन टेक्सोनॉमी की अर्जेंटली नीडेड है। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। अगर कंक्लूजन की हम लोग बात करें तो यस, आई स्ट्रांगली एग्री दैट सस्टेनेबल फाइनेंस एंड ईएसजी इन्वेस्टिंग आर नाउ एसेंशियल फॉर इंडियन बैंक्स। हमने स्टेटमेंट के साथ एग्री करा। हमने रीजन दिया कि इंडिया का जो नेट जीरो 2070 टारगेट है, राइजिंग क्लाइमेट रिस्क है, और सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर अब नहीं किया जा सकता, सो इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। While challenges exist, benefit of risk reduction, new opportunities और global competitiveness ये क्लियर है हमें। अगर इसे प्रॉपर पॉलिसी के साथ सपोर्ट किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंसेंटिव के साथ सपोर्ट किया जाएगा, तो इंडियन बैंक जो हैं वो सक्सेसफुली इंडिया को ट्रांजिशन में लीड कर सकते हैं टू लो कार्बन इकोनॉमी। सस्टेनेबल फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट के लिए जरूरी नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है फॉर द फ्यूचर स्ट्रेंथ और इंडियन बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए। ओनली देन बैंक जो है हमारे मीनिंगफुली विकसित भारत 2047 को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को आंसर भी अच्छा लगा होगा, जितने अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं था आंसर के अंदर कुछ भी। आप लोगों को अगर आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे टेलीग्राम के अलग अलग ग्रुप हैं, और टेलीग्राम का 2027 का भी ग्रुप मैंने शुरू कर दिया है आरबीआई ग्रेड बी का, उसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जो बच्चे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियोस उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ईएसआई के डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव वीडियोस नाबार्ड ग्रेड ए वाले बच्चों के लिए भी जरूरी हैं। आप लोग अपने करस्पॉन्डिंगली इसमें जो भी ग्रुप है आपका, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।